जी मार्केट स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन। हम देखेंगे आज के परफेक्ट कंपटीशन क्या है और इस मार्केट स्ट्रक्चर में एक फर्म कैसे ऑपरेट करती है, उसका इक्विलिब्रियम कैसे होता है और उसकी शॉर्ट रन के अंदर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं परफेक्ट कंपटीशन के डेफिनेशन पे। परफेक्ट कंपटीशन में हम ये कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर। ये एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है वे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इसका पहला फीचर, पहली चीज, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर एग्जिस्ट। बड़ी तादाद होती है खरीदने वालों की भी बेचने वालों की भी। होमोजेनियस यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड। जो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट है वो एक जैसे होते हैं इन द सेंस ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। लिसन मी प्लीज, ये एक जैसे होते हैं, होमोजेनियस होते हैं, क्वालिटी भी सेम होती है, क्वांटिटी भी सेम होती है एंड सेम प्राइस इज चार्ज। होमोजेनियस और सेम प्राइस इज चार्ज मतलब एक जैसी कीमत यूनिट की चार्ज की जाती है, कोई भी इसकी प्राइस को कम या ज्यादा नहीं कर सकता। ये तो इसकी डेफिनेशन है। अब इसके डेफिनेशन से ही हम कुछ फीचर्स डिराइव करते हैं। हम अगर फीचर्स को डिराइव करें और उनको सेपरेट कर लें तो डेफिनेशन समझने में हमें ज्यादा आसानी होती है। अब वो मार्केट स्ट्रक्चर परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट स्ट्रक्चर होगा जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एग्जिस्ट करेंगे। अब थॉट क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स की थॉट क्या है? इसके पीछे थॉट ये है, चूंकि खरीदने वाले और बेचने वालों की बड़ी तादाद है तो कोई सिंगल इंडिविजुअल ना तो मार्केट के अंदर सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकता है ना ही प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये जो हम यूनिफॉर्म प्राइस की बात करते हैं, हम जो सेम प्राइस की बात करते हैं, ये सेम प्राइस क्यों रहती है? क्योंकि मार्केट के अंदर बायर और सेलर्स हैं बड़ी तादाद में। अगर एक इंडिविजुअल सेलर अपनी प्राइस ज्यादा करेगा तो वो खुद ही मार्केट से आउट हो जाएगा, राइट? वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता प्राइस को। इसी तरह कोई एक इंडिविजुअल अगर किसी चीज की प्राइस जितनी भी है उसे कम खरीदने की कोशिश करेगा तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो खुद ही मार्केट से आउट हो जाएगा। इसलिए सबकी ये मजबूरी होती है ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर कि वो सेम प्राइस की यूनिट की चार्ज करें। दूसरा फीचर यूनिफॉर्म प्राइस चार्ज, मतलब ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक जैसी कीमत चार्ज की जाती है। तीसरा फीचर होमोजेनियस यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, जो भी डेफिनेशन में भी हम बात कर रहे थे कि इन द सेंस ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, जो चीज का यूनिट है वो एक जैसा होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप मार्केट के अंदर शुगर परचेज करने जाते हैं तो देखें शुगर के जो केजीज हैं ये छोटे बड़े तो नहीं होते। आपको शुगर की जगह वो बीच में कोई नमक तो मिला के नहीं दे देते, शुगर ही आप लेने जाते हैं, केजी भी एक जैसा होता है और मार्केट के अंदर एक लिस्ट उसकी दी हुई है गवर्नमेंट ने कि इस प्राइस के तहत जो आपकी शुगर है वो अवेलेबल होगी मार्केट के अंदर, ठीक है। तो देखो जो भी जिस भी शॉपकीपर या यूटिलिटी स्टोर पे आप जाते हैं, शुगर की प्राइस क्या होती है? सेम होती है और उसका जो यूनिट है केजी का वो भी होमोजेनियस है, एक जैसा है, कोई केजी को छोटा बड़ा नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जो परफेक्ट कंपटीशन का कहलाता है और इसमें जो यूनिट्स प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं वो क्या होते हैं? होमोजेनियस होते हैं, एक जैसे होते हैं। इसी तरह फ्री एंट्री एग्जिट, यानी ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जिसके अंदर फ्रीली कोई फर्म इस किस्म के बिजनेस को ज्वाइन भी कर सकती है और आजादाना तौर पे उसे छोड़ के भी जा सकती है, कोई पाबंदी नहीं है। तो ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर को हम परफेक्टली कंपटीटिव मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। फ्री एंट्री एग्जिट जिस मार्केट स्ट्रक्चर में होगी वो परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट कहलाएगी। उसके अलावा प्रॉफिट मोटिव, जो फर्म परफेक्टली कंपटीटिव मार्केट के अंदर काम करेगी उसका मकसद ये होगा कि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है, मुनाफा कमाना चाहती है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज, मतलब जितने भी सेलर्स और बायर्स हैं जिनकी लार्ज नंबर की हम बात कर रहे हैं कि बायर्स और सेलर्स होते हैं, इनको परफेक्ट नॉलेज होगा, इनको मुकम्मल नॉलेज होगा, सबको पता होगा कि कौन सी चीज कहां से मिलती है और उसकी प्राइस क्या है, सबको परफेक्ट नॉलेज होता है। मिसाल के तौर पे आप एक पेट्रोल पंप पे जाते हैं पेट्रोल लेने के लिए, तो आपको पता ना 1 लीटर कितने का दस्तयाब है, और जितने बायर्स आ रहे होते हैं उनको आइडिया होता है कि जो पेट्रोल है वो पेट्रोल पंप फलां से मिलता है और 1 लीटर की
प्राइस ये इसी कहते हैं परफेक्ट नॉलेज। यानी आपने कभी पेट्रोल डलवाना हो तो ऐसा तो नहीं कि आप यूटिलिटी स्टोर पे चले गए हो कि जी हमें पेट्रोल दे दें, नो, आपको पता है कि पेट्रोल पंप से मिलता है और आप वहीं पे जाते हैं उसको खरीदने के लिए, सही है। इसी तरह जो सेलर्स हैं, जितने भी पेट्रोल पंप के मालिकान हैं, सेलर्स हैं, सेल पॉइंट है, उनको भी पता है कि एक जो लीटर है उसका मेजर क्या है और वो जो लीटर है वो कितने का सेल हो रहा है और हमने कितने का सेल करना है। बायर्स को और सेलर्स को मुकम्मल इंफॉर्मेशन होती है। जिस मार्केट स्ट्रक्चर में बायर्स और सेलर्स को परफेक्ट नॉलेज हो या मुकम्मल नॉलेज हो, वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कहलाती है। ये बात क्लियर है। इसके बाद मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। You people know that there are 4 factors of production: land, labor, capital and organization. तो ये जो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये इस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर मोबाइल होते हैं। मोबाइल इन द सेंस कि लेबर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भी मूव कर सकती है, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में भी मूव कर सकती है। यानी लेबर शू इंडस्ट्री की है तो वो स्टील इंडस्ट्री में भी जा सकती है, स्टील इंडस्ट्री की लेबर है, ठीक है, वो क्लॉथ इंडस्ट्री में भी जा सकती है। लेबर मोबाइल है। कैपिटल जो सरमाया लगाते हैं, रुपया पैसा लगाते हैं, वो भी मोबाइल है। वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा सकता है, वो एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस जा सकता है कैपिटल, और एक सिटी से दूसरे सिटी में मूव कर सकता है। मोबिलिटी का ये मतलब। तो यहाँ पे जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है उसमें चारों के चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, वो मोबाइल होते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में मूव कर सकते हैं। इसे कहते हैं परफेक्ट मोबिलिटी बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और लास्ट में नो गवर्नमेंट रेगुलेशंस। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट कोई रेगुलेट नहीं करेगी कोई पॉलिसी, यानी किसी सप्लायर को वो बाउंड नहीं करेगी कि आप जो है सप्लाई इस प्राइस पे इतनी ज्यादा करें या कम करें, राइट। गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होगी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस नहीं होगी, गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शंस नहीं होगी, पाबंदियां नहीं होगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट जिस मार्केट स्ट्रक्चर में इंटरफेयर नहीं करती, सिवाय टैक्सेस वगैरह के, टैक्स लगाना या लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। लेकिन इसके अलावा अगर वो सप्लाई और डिमांड के डिसीजन करेगी, ठीक है, तो फिर ये गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कहलाती है। तो हम जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसका ये फीचर है कि गवर्नमेंट की रेगुलेशन नहीं होगी। अगर गवर्नमेंट की रेगुलेशन होगी तो इसका मतलब क्या है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की जो assumptions है या उसकी जो डेफिनेशन है वो वायलेट हो रही है वहां पे, ठीक है। ये है इसके फीचर्स। फीचर के बाद इस टॉपिक में हम इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं, इसकी तवाज़नी सतह की तरफ आते हैं, ठीक है। ये सारा अब डायग्रामेटिकली वर्क होगा। इसमें जो इक्विलिब्रियम है उसकी 2 कंडीशंस होती हैं, एक नेसेसरी कंडीशन होती है और एक सफिशिएंट कंडीशन होती है। तो नेसेसरी कंडीशन यू नो अबाउट एमसी एंड एमआर, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू का तरीका हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इसकी नेसेसरी कंडीशन या सफिशिएंट कंडीशन के लिए। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? देखो, जब कोई फर्म, जब कोई प्रोड्यूसर किसी चीज को सेल कर रहा होता है तो हर एडिशनल यूनिट के साथ उसे कोई रेवेन्यू आ रहा होता है। ऐसी जब कोई एडिशनल यूनिट वो सेल कर रहा है तो हर एक एडिशनल यूनिट के साथ उसे रेवेन्यू मिल रहा है, उसे मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। या फिर जब वो सेल करता जा रहा है, अपनी चीजों को सेल करता जा रहा है, तो उसके टोटल रेवेन्यू में ड्यू टू सेल ऑफ एडिशनल यूनिट जो फर्क आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, उसे हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। और इसी तरह मार्जिनल कॉस्ट है, जब वो प्रोडक्टिविटी कर रहा है, चीजों को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी टोटल कॉस्ट में हर एडिशनल यूनिट के साथ फर्क तो आता है, क्योंकि वेरिएबल जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो लग रहे हैं, इवन फिक्स कॉस्ट भी कुछ ना कुछ लग रही है, ठीक है। तो उसकी टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस आता है विद एडिशन इन द प्रोडक्शन यूनिट्स, तो वो जो फर्क होता है उसे हम एमसी कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। एमसी और एमआर ये होते हैं, इनकी मदद से हम इसकी नेसेसरी कंडीशन बनाएंगे। और नेसेसरी कंडीशन ये कहती है कि जहां पे किसी एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर फर्म का एमसी और एमआर इक्वल होंगे, वहां पे उसका इक्विलिब्रियम होगा, वहां पे उसकी तवाज़नी सतह होगी, ठीक है। हम देखते हैं कि ये कैसे होती है और उसका इक्विलिब्रियम कैसे होता है, और उसके बाद मैं आपको सफिशिएंट कंडीशन के बारे में भी बताता हूं। हम जब भी इसका इक्विलिब्रियम ले रहे हैं तो हम यहाँ पे इसका ग्राफ यू बनाते हैं, डायग्राम यू बनाते हैं। 2 एक्सिस हम लेंगे, ये ओरिजिन होता है जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं एक दूसरे को, आपने लेवल भी इसे ठीक करना है। और यहां पे हम क्वांटिटी ले रहे हैं, क्यू से मैं मेंशन कर रहा हूं उसे, ठीक है, क्वांटिटी सोल्ड या प्रोड्यूस। और यहां पे 4
चार चीजें आपने लेनी है, एक एमसी, एक एमआर, एक एआर और एक एसी। चार चीजें, दो किस्म की कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि हम पर यूनिट के हिसाब से निकालेंगे यहां पे, ठीक है। एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ये चारों आपने वाई एक्सिस पे लेने हैं, जहां पे क्वांटिटी लेनी है। अब मैंने आपको एक फीचर इसका बताया कि सेम प्राइस इज चार्ज, मतलब एक जैसी यूनिफॉर्म कीमत चार्ज की जाती है जितने भी कोई यूनिट बेचे। आप चीनी का दूसरा किलो लेंगे तो प्राइस कम ज्यादा तो नहीं होगी, तीसरा किलो लेंगे तो प्राइस कम ज्यादा तो नहीं होगी, सेम प्राइस चार्ज की जाती है, ठीक है। तो इस वजह से जो इसका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है या एवरेज रेवेन्यू कर्व है, ये हॉरिजॉन्टल बनता है, ये इस तरह बनता है। जो प्राइस है चूंकि वो सेम रहती है पहले यूनिट पे, दूसरे पे, तीसरे पे, जैसे भी, तो इसका जो प्राइस का कर्व है या जिसे हम मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू भी यही होता है, ये हॉरिजॉन्टल बनता है। ये किस वजह से इस तरह हॉरिजॉन्टल बनता है? एक जैसी कीमत की वजह से। एक जैसी कीमत क्यों रहती है? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए कीमत एक जैसी रहती है। कोई कीमत को कम ज्यादा कर नहीं सकता, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ठीक है। एमआर और एआर, एमआर और प्राइस, ये एक ही कर्व आपका ऐसे बनेगा जब भी आप इसकी डायग्राम या इक्विलिब्रियम की तरफ जाएंगे। इक्विलिब्रियम में हमने लिखा कि जब MC बराबर हो जाएगा किसके? MR के। अब हमने MC का कर्व बनाना है। MC की स्लोप जैसे मैं बनाऊंगा, आपने थ्रू आउट ऐसे इसकी स्लोप को इस्तेमाल करना है। किसी अगले लेक्चर में या वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये डिटेल में कि ये MR की स्लोप ऐसे क्यों रहती है, आपको प्रूफ डेटा के साथ मैथमेटिकली को डेटा लेके मैं आपको बताऊंगा। और मार्जिनल कॉस्ट की स्लोप ऐसे क्यों है, बट यहाँ पे चूंकि हमने इसको फिनिश करना है तो इसलिए MC का कर्व, उसकी मैं जस्ट आपको स्लोप बता रहा हूं कि उसकी स्लोप जो होती है MC की इस तरह होती है। ये MC की स्लोप है। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू को जहां पे इंटरसेक्ट करती है वहां पे इक्विलिब्रियम हो जाता है, इसी को कहते हैं सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। वेयर MC इक्वल टू MR, वहां पे इक्विलिब्रियम होगा। ये सफिशिएंट कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, तवाज़ुनी सतह की। MC और MC की ये स्लोप है। जब इसने बिलो यहां से MR को इंटरसेक्ट किया तो यहां पे क्या हो गया? इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। और ये क्वांटिटी डिसाइड होगी जो मार्केट के अंदर सारी फर्म्स की तरफ से सेल की जा रही है, OQ1 क्वांटिटी सेल की जा रही है, और प्राइस तो फिक्स है, वो ये वाली प्राइस, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम, राइट। इस तरह इसकी प्राइस भी यहां पर डिसाइड होगी और इसकी आउटपुट भी डिसाइड होगी, ठीक है। अब ये जो अगली वाली कंडीशन है, ये इसके अंदर ये जो बाकी पॉसिबिलिटीज है, इसके अंदर मैं आपको इसकी सफिशिएंट कंडीशन भी बताता हूं, ठीक है, जो कि फर्म को चाहिए होती है। अच्छा, शॉर्ट टर्म पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर किसी भी परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट के अंदर ऑपरेट करने वाली फर्म को उसकी ये चार पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखो, अगर कोई फर्म काम कर रही है मार्केट के अंदर तो पॉसिबल है कि उसे बहुत ज्यादा मुनाफा होता है ना, बिजनेस में हो सकता है उसे बहुत ज्यादा मुनाफा, एबनॉर्मल प्रॉफिट हम उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, ठीक है। और ये भी तो हो सकता है कि उसे नॉर्मल सा प्रॉफिट हो, क्योंकि बहुत सारे सेलर वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, तो ये भी हो सकता है कि उसे नॉर्मल सा प्रॉफिट हो, और ये भी हो सकता है कि उसे नॉर्मल सा लॉस हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है ना, मतलब बिजनेस है ना, बिजनेस में कुछ भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि उसकी जो कंडीशन है वो इतना लॉस उसे हो, इतना ज्यादा लॉस हो कि वो दुकान को या बिजनेस को बंद करने पे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये चार पॉसिबिलिटीज हैं। इनको आपने बनाना कैसे है, मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि जी इनके डायग्राम्स कैसे बनाएं। मैं आपको थोड़ा सा ट्रिकी काम समझाता हूं कि आपने करना क्या है। ये आपके पास आपके सामने चार कंडीशंस हैं, इन चार कंडीशंस के डायग्राम्स आपने कैसे बनाने हैं आप जरा गौर से देखिएगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले इन चारों केसेस के मैं एक्सिस ले लेता हूं, और ये चारों केसेस के अंदर आपने सेम बनाने AR, MR, AC और MC आप यहाँ पे लेंगे, ठीक है। ये ओरिजिन है और यहाँ पे क्वांटिटी। शार्पली इसको भी आप ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे आप क्वांटिटी को लेंगे, यहाँ पे ओरिजिन को लेंगे, और ये आपके पास यहाँ पे AR होगा, MR होगा, AC होगा और MC होगा। इसी तरह आप इसका भी पैनल बनाएंगे, और इसमें भी यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे ओरिजिन है, और यहाँ पे वो चारों चीजें AC, MC, AR,
एम आर, इस तरह आप इसे लेबल कर देंगे। ये जो चौथा पैनल है इसमें भी इसी तरह आपने इसके दो एक्सिस लेने हैं, ये क्वांटिटी एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और यहाँ पे एसी है, एमसी है, एआर है और एमआर। क्लियर? अब आपको पता है यूनिफॉर्म प्राइस है, यूनिफॉर्म प्राइस की वजह से जो इसका प्राइस का कर्व है या एमआर का कर्व है या एआर का कर्व है उसने ऐसे ही बनना है। सारे केसेस में आपने यही करना है, ये आपने कर्व बना देना है इसका। क्लियर? यही प्राइस है, यही एआर है और इसी को हम एमआर कहते हैं। यही प्राइस है आपके पास, इसी को एवरेज रेवेन्यू कहते हैं, इसी को मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। यही प्राइस है, एआर एमआर, प्राइस एआर एमआर। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब इक्विलिब्रियम जैसे हमने बनाया था सब में एमसी का कर्व वैसे बनाना। ठीक है, आपने एमसी का कर्व बनाना है। लेट्स सपोज कि ये एमसी है, शॉर्ट रन एमसी। शॉर्ट रन वैसे हमने लिखा भी हुआ है, एसएमसी भी लिख सकते हैं और एमसी भी लिख सकते हैं। ये इक्विलिब्रियम हो गया, ये आउटपुट आ गई Q1। इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, इस पैनल में भी ये एमसी है, एमसी कर्व है, ये आपके पास इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, और ये क्वांटिटी डिसाइड होगी, Q1 कह दें, Q0 कह दें, कुछ भी कह दें, आपने कोई नेम देना है इसे। ये भी एमसी कर्व है, इक्विलिब्रियम और Q1, इसमें भी MC इक्विलिब्रियम और ये Q1 है। ठीक है, ये सब में सेम काम हो रहा है, इन सारी डायग्राम्स में ये काम सेम हो रहा है। आपको समझ आ गई कि ये सब में आपने ऐसे करना है। अब देखो, आपने सबसे पहले अब नॉर्मल प्रॉफिट शो करना है। अब नॉर्मल प्रॉफिट टेक्निकली मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूं, तब होता है जब आपकी एवरेज प्राइस और एवरेज कॉस्ट में वाजिब फर्क हो। आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो, इतना फर्क हो कि वो कम हो, और आपकी पर यूनिट जो प्राइस है वो ज्यादा हो। यही प्रॉफिट होता है। तो आम सी बात है कि आपकी जो पर यूनिट प्राइस है वो ऊपर हो, जो पर यूनिट आपकी कॉस्ट आ रही है वो कम हो। तो मैं एवरेज कॉस्ट का यहाँ पे कर्व बनाने लगा। मैं इक्विलिब्रियम के नीचे इसके एमसी को बनाऊंगा, एसी को। ये एसी का कर्व मैं बना रहा हूं, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, आप ये देखें कि जो एवरेज कॉस्ट है वो नीचे और प्राइस, एवरेज प्राइस या एवरेज रेवेन्यू वो ऊपर है। ये एक वाज़ेह सा फर्क नजर आ रहा है आपको। ये जो रेक्टेंगल सी जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये जिसको मैं शेड कर रहा हूं रिजवी साहब, ये जो फर्क सामने नजर आ रहा है आपको, ये अब नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट का आपने कर्व बनाना है, यानी पर यूनिट कॉस्ट का कर्व बनाना है। ऐसे बनाना है कि अब नॉर्मल प्रॉफिट शो हो। अब नॉर्मल प्रॉफिट शो करने के लिए जहां पे आपकी प्राइस थी, एवरेज प्राइस थी, एवरेज रेवेन्यू जिसे हम कहते हैं, उसके नीचे एवरेज कॉस्ट का कर्व बनाना। ये आपका कौन सा केस बन गया? एबनॉर्मल प्रॉफिट का। अब इसी तरह नॉर्मल अगर आपने बनाना है तो नॉर्मल का मतलब ये होता है कि मतलब फिजिकली ऐसे लग रहा होता है, टेक्निकली ऐसे शो करता है बिजनेसमैन कि नो प्रॉफिट नो लॉस। एवरेज कॉस्ट और एवरेज प्राइस, एवरेज रेवेन्यू बराबर हो जाए तो ये होता है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब आपकी जो एवरेज रेवेन्यू है वो तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो आप एवरेज कॉस्ट का कर्व यहाँ बना दें। ये एवरेज कॉस्ट का कर्व है, यहाँ पे ये नॉर्मल सा प्रॉफिट है जहां पे आपका एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट आपस में बराबर हो रहे हैं, ये नॉर्मल हो गया। आपने क्या किया, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट के कर्व को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये फर्क है उसमें और इसमें। ठीक है, अब अगर हम नॉर्मल लॉस की बात करें तो लॉस तभी होता है, लॉस तभी होता है जब आपकी प्राइस नीचे और कॉस्ट बढ़ जाए, ऐसे ही है। तो हम एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है इसको ऊपर बना देंगे, यहां से ऊपर बना देंगे ताकि लॉस शो, और इसको आपने गिराना एमसी तक। ये देखें, ये कॉस्ट ऊपर चली गई, ये जो फर्क है प्राइस का, प्राइस नीचे और कॉस्ट ऊपर, ये लॉस है। बट इस लॉस को हमने नाम देना है कौन सा? नॉर्मल लॉस का। अच्छा, नॉर्मल लॉस टेक्निकली वो होता है जिसमें आपकी ओवरऑल कॉस्ट तो ऊपर हो, लेकिन आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, लेबर के खर्चे, ठीक है, फ्यूल वगैरह ये चीजें, लेबर के खर्चे, वो पूरे बोरे होते हैं।
इन पूरे होने का क्या मतलब है कि उनकी जो प्राइस है या उनकी जो मालियत है वो नीचे होती है प्राइस से, एवरेज प्राइस से। ये जितना आप यहां से ऊपर गए थे उतना नीचे आ जाए, और यहाँ पे आके आप वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बना दें। बस इसमें सिर्फ ये एडिशन है नॉर्मल लॉस में कि आपने एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी कर्व बनाना है। वो कैसे बनाना है? जितना आप एवरेज रेवेन्यू से ऊपर जाके आपने एवरेज कॉस्ट बनाया था उतना नीचे आके अब आपने क्या करना है, वहां पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बना देना है। बनाना कैसे है कि इसका मिनिमम पॉइंट तो एमसी पे होता है, ठीक है, इसके बाद और इससे पहले ये ज्यादा ही हो रहा होता है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है, ठीक है। एक ये रेक्टेंगल नीचे बन गई, इसको ये जिसको मैं रेड शेड कर रहा हूं, ये ओवरऑल जो इसकी कॉस्ट थी वो ऊपर चली गई थी। एक रेक्टेंगल ये बनी थी, ठीक है, और एक रेक्टेंगल ये बन रही है जिसमें ये ब्लैक मैं डॉट्स के साथ शेडिंग कर रहा हूं, ठीक है। ये वो कॉस्ट है जो उसकी रिकवर हो रही है, ये उसके वेरिएबल अखराजात जो है ना वो कम हुए हैं उसकी एवरेज प्राइस से, वो रिकवर हो रही है, ठीक है। एक तरफ उसे प्योरली इतना लॉस हो रहा है, ये जो रेड वाला हिस्सा आपको शेडेड नजर आ रहा है, और एक जगह पे क्या हो रहा है, उसको बचत हो रही है, मतलब उसकी वो कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट उसकी रिकवर हो रही है। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बैलेंस हो जाएंगे। एक रेक्टेंगल से दूसरी रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे, उसे क्या बचेगा, जीरो बचेगा, उसे कुछ भी नहीं बचेगा। ये जो जीरो बचता है ना, यही उसका नॉर्मल सा लॉस है, यानी उसे कुछ ना बचना ही उसका नॉर्मल लॉस कहलाएगा, ठीक है। ये डायग्राम आपने ऐसे बनानी। लेकिन अगर हम एबनॉर्मल लॉस की बात करें तो आपकी ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है, ठीक है, ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम की जगह पे आ जाएगा, जस्ट आपने ऊपर शिफ्ट करना है, नथिंग एल्स बना लेंगे आप, ठीक है। इस एवरेज वेरिएबल के कॉस्ट को कर्व को अगर आप यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर देते हैं इक्विलिब्रियम की जगह पे, तो ये आपका ये वाला केस होगा। मैं शॉर्टली इसको बता देता हूँ आपको, टाइम तो थोड़ा मतलब लॉस हुआ है, हमने बहुत ज्यादा लॉस शो करना है, तो एवरेज कॉस्ट का कर्व मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसको मैंने गिराया एमसी तक और फिर इसको ज्यादा कर दिया, ठीक है। ये कॉस्ट ऊपर बहुत ज्यादा चलेगी, ठीक है। मैं यहाँ पे शट डाउन कंडीशन शो करना चाह रहा हूँ, उसकी वेरिएबल कॉस्ट, उसकी जो प्राइस है एवरेज रेवेन्यू उसके बराबर हो जाएगी। वो कैसे होगी, ये देखिए, यहाँ पे आप एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बना रहे हैं, ये इसके करीब करीब होती जाएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व, ठीक है। अब ये दोनों ही ऊपर चली गई और वाजे इतना ज्यादा लॉस है कि दुकानदार या फर्म ये सोचना शुरू हो गई है कि इस वक्त इतने बुरे हालात चल रहे हैं, वक्ती तौर पे हम बिजनेस को बंद कर देते हैं, शटर डाउन कर देते हैं। जब हालात कभी बेहतर होंगे तो हम दोबारा इसको चलाने का डिसीजन लेंगे। यहां तक बात क्लियर है? ओके।